हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर मस्तूरा क्लासेस। आज आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 9th चैप्टर 3rd। जो हमारा चैप्टर 3rd है साइंस का, वो क्या है? परमाणु एवं अणु। तो हम यहाँ पर जानेंगे परमाणु और अणु के बारे में। प्राचीन भारतीय एवं ग्रीक दार्शनिक द्रव्य के आघात एवं अदृश्य रूपों से सदैव चकित होते रहे। पदार्थ की विभाज्यता के मत के बारे में भारत में बहुत पहले लगभग 500 ईसा पूर्व विचार व्यक्त किया गया था। भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने प्रतिपादित किया था कि यदि हम द्रव्य पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे तथा अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा, अर्थात वह सूक्ष्मतम कण अविभाज्य रहेगा। इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को उन्होंने परमाणु कहा। एक अन्य भारतीय दार्शनिक पगुदा कातयायाम ने इस मत को विस्तृत रूप से समझाया तथा कहा कि कण सामान्यतः संयुक्त रूप से पाए जाते हैं जो हमें द्रव्यों के भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं। लगभग इसी समय ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस एवं ल्यूसिपस ने सुझाव दिया था कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने इन अविभाज्य कणों को परमाणु अर्थात अविभाज्य कहा था। ये सभी सुझाव दार्शनिक विचारों पर आधारित थे। इन विचारों की वैधता सिद्ध करने के लिए 18वीं शताब्दी तक कोई अधिक प्रयोगात्मक कार्य नहीं हुए थे। 18वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों ने तत्वों और यौगिकों के बीच भेद को समझा तथा स्वाभाविक रूप से यह पता करने के इच्छुक हुए कि तत्व कैसे तथा क्यों सहयोग करते हैं। जब तत्व परस्पर सहयोग करते हैं तब क्या होता है? वैज्ञानिक आर्थर ए लाइविजिए ने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियम को स्थापित किया जिसने रसायन को विज्ञान के महत्वपूर्ण आधार प्रदान किए। रासायनिक संयोजन के नियम। अब हम जानेंगे आज रासायनिक संयोजन के नियम। लाइविजिए ने एक जोसेफ एल प्राउस्ट ने बहुत अधिक प्रायोगिक कार्यों के पश्चात रासायनिक संयोजन के निम्नलिखित दो नियम प्रतिपादित किए। सबसे पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान को कैसे संरक्षण कर सकते हैं? जब रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होता है तब क्या द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होता है? इसके लिए हमें क्रियाकलाप 3.1 देखते हैं। निम्नलिखित XY रसायनों एवं एक युगल लीजिए। कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, पोरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, लेड नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड। S एवं Y युगलों की सूची में से किसी एक युगल के रसायनों के अलग अलग विलयन 10 ml जल में तैयार कीजिए। उपरोक्त तैयार युगल विलयनों में से Y के विलयन को एक शंक्वाकार फ्लास्क में लीजिए। X के विलयन को एक छोटी परख नली में लीजिए। छोटी परख नली को विलयक युक्त फ्लास्क में इस प्रकार लटकाइए ताकि दोनों विलयन परस्पर मिश्रित ना हो। तत्पश्चात फ्लास्क के मुख पर एक कॉर्क की भांति लगाइए, जैसा कि हम यहाँ पर इस चित्र में देख सकते हैं। Y के विलयन युक्त शंक्वाकार फ्लास्क में डूबी हुई X के विलयन युक्त छोटी परख नली। ये हमको परख नली दिखाई दे रही है। इसमें क्या है? X का विलयन है। अंतर वस्तु युक्त फ्लास्क को सावधानी पूर्वक तोल लीजिए। अब फ्लास्क को झुकाकर इस प्रकार घुमाइए जिससे X Y के विलयन परस्पर मिश्रित हो जाएं। अब इस फ्लास्क को पुनः तोल लीजिए। शंक्वाकार फ्लास्क में क्या अभिप्राय हुई? क्या आप सोचते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई? फ्लास्क के मुख पर कॉर्क क्यों लगाते हैं? क्या फ्लास्क के द्रव्यमान एवं अंतर वस्तु में कोई परिवर्तन हुआ है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही उसका विनाश किया जा सकता है। स्थिर और अनुपात का नियम। लाइविजिए ने अन्य वैज्ञानिकों की इस बात पर प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है या निर्मित होता है। इस प्रकार प्राप्त यौगिकों में इन तत्वों का अनुपात स्थिर होता है, चाहे इसे किसी स्थान से प्राप्त किया गया हो या किसी ने भी इसे बनाया हो। यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात सदैव 1:8 होता है, चाहे जल का स्रोत कोई भी हो। इस प्रकार यदि 9 ग्राम जल का अपघटन करें तो सदैव 1 ग्राम हाइड्रोजन तथा 8 ग्राम ऑक्सीजन ही प्राप्त होगी। इसी प्रकार अमोनियम NH3 में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन द्रव्यमान के सदैव
14:3 के अनुपात में विद्यमान रहते हैं। चाहे अमोनिया किसी भी प्रकार से निर्मित हुई हो अथवा किसी भी स्रोत से ली गई हो। उपरोक्त उदाहरणों से स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या होती है, जिसे निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। प्राउस्ट ने इस नियम को इस प्रकार से व्यक्त किया था कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं। जैसे कि कोई यौगिक होता है, उसमें जो भी तत्व होते हैं वो कैसे होते हैं, एक निश्चित अनुपात में होते हैं। जॉन डाल्टन का जन्म। अब जॉन डाल्टन का जन्म 1766 में इंग्लैंड के एक गरीब जूला परिवार में हुआ था। 12 वर्ष की आयु में उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपनी जीविका शुरू की। 7 साल बाद वह एक स्कूल के प्रिंसिपल बन गए। सन 1793 में जॉन डाल्टन एक कॉलेज में गणित, भौतिकी एवं रसायन शास्त्र पढ़ाने के लिए मैनचेस्टर चले गए। वहां पर उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय शिक्षण एवं शोध कार्य में व्यतीत किया। सन 1808 में इन्होंने अपने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जो द्रव्यमान के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित हुआ। वैज्ञानिकों की अगली समस्या इन नियमों की उचित व्याख्या करने की थी। अंग्रेज रसायन जॉन डाल्टन ने द्रव्यों की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया। डाल्टन ने द्रव्यों की विभाज्यता का विचार प्रदान किया, जिसे उस समय तक दार्शनिक माना जाता था। ग्रीक दार्शनिकों के द्वारा द्रव्यों के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण, जिसे परमाणु नाम दिया था, उसे डाल्टन ने भी परमाणु नाम दिया। डाल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने द्रव्यमान के संरक्षण नियम एवं निश्चित अनुपात के नियम युक्ति संगत व्याख्या की। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य, चाहे तत्व, यौगिक मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। जैसे अगर कोई भी यौगिक होता है, उसका मिश्रण होता है, उसमें क्या होता है, सभी क्या किससे मिलकर बने होते हैं, सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, परमाणु। डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना निम्न प्रकार से कर सकते हैं। सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं, जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण, जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सर्जित होते हैं और ना ही उनका विनाश होता है। दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में सहयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। आप अगले अध्याय में यह अध्ययन करेंगे कि परमाणु और भी छोटे छोटे कण विद्यमान होते हैं। अब हम यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अब हम आगे देखते हैं परमाणु क्या होता है। 3.2 में परमाणु क्या होता है। क्या आप जानते हैं किसी भी इमारत की दीवार बनते देखिए, इन दीवारों में से कमरा एवं कई कमरों के समूह में एक इमारत निर्मित होती है। उस विशाल इमारत की संरचना इकाई क्या है। किसी बहुभी की संरचनात्मक इकाई क्या होती है। यह रेत का छोटा सा कण होता है। इस प्रकार सभी द्रव्यों की रचना इकाई परमाणु होती है। जैसे कि हम देखते हैं, अगर हम कोई घर बनाते हैं तो उस घर में क्या होता है, छोटे छोटे कमरे होते हैं और वो सब किससे मिले होते हैं, ईंट, पत्थर, रेत। और वो रेत क्या होता है, एक छोटा सा कण होता है और उसे क्या कहते हैं, एक इकाई परमाणु कहते हैं। परमाणु कितने बड़े होते हैं। परमाणु बहुत छोटे छोटे होते हैं। ये किसी भी वस्तु जिसकी हम कल्पना या तुलना कर सकते हैं इससे भी छोटे होते हैं। लाखों परमाणुओं को जब एक के ऊपर एक चट्टे के रूप में रखते हैं तो बड़ी कठिनाइयों से कागज की एक शीट जितनी मोटी परत बन पाएगी। परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर nm में मापा जाता है। 10⁻⁻n मीटर और 1 नैनोमीटर। 1 मीटर मतलब क्या होता है, 10⁻n नैनोमीटर। सापेक्ष आकार त्रिज्या मीटर में उदाहरण 10⁻10 हाइड्रोजन परमाणु, 10⁹ जल का अणु, 10⁸ हीमोग्लोबिन अणु, 10⁴ रेत का कण, 10�3 चींटी और 10⁻1 सेब। जब परमाणु का आकार इतना सूक्ष्म है कि हम इसे नगण्य मान सकते हैं तो हम इसके बारे में क्यों सोचे। हम इसके बारे में इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारा पूरा विश्व ही परमाणुओं से बना हो है। चाहे हम उन्हें देख नहीं सकते फिर भी वे यहाँ विद्यमान है तथा हमारे प्रत्येक क्रियाकलाप पर उनका प्रभाव पड़ता रहता है। अब हम आधुनिक तकनीकों की सहायता से तत्वों की सतहों के आवर्धित प्रतिबिंबों को दिखा सकते हैं, जिनके उपस्थित परमाणु स्पष्ट दिखाई देते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देखते हैं सिलिकॉन सतह का प्रतिबिंब, ये हमको दिखाई दे रहा है। इसमें देखो कितने छोटे छोटे परमाणु होते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक क्या हैं। डाल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया। जब उन्होंने इन तत्वों
किसी तत्व के प्रतीक का प्रयोग किया तो यह प्रतीक उस तत्व का एक निश्चित मात्रा की ओर इंगित करता था, अर्थात यह प्रतीक तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करता था। बर्जीलियस ने तत्वों के ऐसे प्रतीक का सुझाव दिया जो उन तत्वों के नामों एक या दो अक्षरों के प्रदर्शित होता था। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं डाल्टन द्वारा सुझाए गए कुछ तत्वों के प्रतीक। ये क्या हमारा हाइड्रोजन का प्रतीक है, फास्फोरस का, ये सी कॉपर का, जी गोल्ड का, ये कार्बन का, ये सल्फर का, और ये एल सीसा, और ये पी प्लेटिना का, ऑक्सीजन का, और आई जो हमारा आयरन था उसका है, और सिल्वर का एस, और ये पारे का है। तो यहाँ पर हमें इसने क्या दिए, डाल्टन द्वारा सुझाए गए कुछ प्रतीक दिखाए गए हमको। प्रारंभ में तत्वों के नामों की युक्ति उन स्थानों के नामों से की गई जहाँ वे सर्वप्रथम पाए गए थे। उदाहरण स्वरूप कॉपर का नाम साइपर्स से उत्पन्न हुआ है। कुछ तत्वों के नामों को विशिष्ट रंगों से लिया गया। उदाहरण स्वरूप स्वर्ण का नाम अंग्रेजी में गोल्ड के उस शब्द से लिया गया जिसका अर्थ होता है पीला। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एम्प्लाइड केमिस्ट्री एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो तत्वों के नामों और प्रतीकों और मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करती है। अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों एक या दो अक्षरों से बने होते हैं। किसी प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव बड़े अक्षर में कैपिटल लेटर में तथा दूसरे अक्षर को छोटे लेटर यानी स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। उदाहरणार्थ हाइड्रोजन यानी H, एल्यूमिनियम AI, AL ना कि AL, क्या है AI ना कि A से हम लिख सकते हैं इसको AL, मतलब A कैपिटल होना चाहिए और L स्मॉल लेटर होना चाहिए, ना कि A भी कैपिटल होना चाहिए और L भी कैपिटल लेटर होना चाहिए। कोबाल्ट यानी CO, मतलब इसको हम कैसे लिखते हैं, कोबाल्ट को कैपिटल लेटर का C और स्मॉल लेटर का O, ना कि कैपिटल लेटर का C और कैपिटल लेटर का O। कुछ तत्वों के प्रतीक उनके अंग्रेजी नामों के प्रथम अक्षर तथा बाद में आने वाले किसी एक अक्षर को संयुक्त करके बनाते हैं। उदाहरण के लिए क्लोरीन KL और जिंक ZN इत्यादि। अन्य तत्वों के प्रतीकों को लैटिन, जर्मन या ग्रीक भाषाओं में उनके नामों से बनाया गया। उदाहरणतः लोहा यानी आयरन का प्रतीक Fe है जो उसके लैटिन नाम फेरम से उत्पन्न किया गया है। इसी प्रकार सोडियम का प्रतीक Na तथा पोटेशियम का प्रतीक K क्रमशः नेट्रियम एवं कैल्शियम से उत्पन्न है। इस प्रकार प्रत्येक तत्व का एक नाम एवं एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है। परमाणु द्रव्यमान। अब हम जानेंगे परमाणु द्रव्यमान की बात। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सबसे विशिष्ट संकल्पना परमाणु द्रव्यमान की थी। उनके अनुसार प्रत्येक तत्व का एक अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है। डाल्टन का सिद्धांत स्थिर अनुपात के नियम को इतनी भली भांति समझाने में समर्थ था कि वैज्ञानिक इससे प्रेरित होकर परमाणु द्रव्यमान को मापने की ओर अग्रसर हुए। चूंकि एक परमाणु के द्रव्यमान को ज्ञात करना अपेक्षाकृत कठिन कार्य था, इसलिए रासायनिक संयोजन के नियमों के उपयोग एवं उत्पन्न यौगिक के द्वारा सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात किया गया। अब हम यहाँ पर देखते हैं कुछ तत्वों के प्रतीक। तत्व प्रतीक और प्रतीक। एल्यूमिनियम का क्या होता है Al, ऑर्गन का होता है Ar, बोरियम का होता है Ba, बोरान का होता है B, ब्रोमीन का होता है Br, कैल्शियम का होता है Ca, कार्बन का होता है C, क्लोरीन का होता है Cl, और कोबाल्ट का होता है Co, कॉपर का होता है Cu, फ्लोरीन का होता है F, स्वर्ण यानी गोल्ड का होता है Au, हाइड्रोजन का होता है H, आयोडीन का होता है I, और आयरन का होता है Fe, शीशे का होता है Pb, मैग्नीशियम का होता है Mg, नियोन का होता है Ne, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, पोटेशियम का K, सिलिकॉन का Si, और चांदी यानी सिल्वर का Ag, सोडियम का Na, सल्फर का S, यूरेनियम का U, और जिंक का Zn होता है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं, जब कभी आप तत्वों का अध्ययन करें तो आपके संदर्भ के लिए उपरोक्त सारणी दी गई। इस पूरी सारणी को एक बार याद करने की आवश्यकता नहीं है। समय समय पर एवं बार बार उपयोग करते रहने से आप स्वतः ही प्रतीकों को निर्मित करना सीख जाएंगे। हम यहाँ पर एक यौगिक कार्बन मोनोऑक्साइड CO का उदाहरण लेते हैं जो कार्बन एवं ऑक्सीजन द्वारा निर्मित होता है। प्रायोगिक तौर पर यह निरीक्षित किया गया है कि 3G कार्बन 4G ऑक्सीजन के संयोजन से कार्बन मोनोऑक्साइड निर्मित हुई है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि कार्बन अपने 4/3 के गुणा अधिक द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होती है। मान लीजिए हम परमाणु द्रव्यमान की इकाई को एक कार्बन परमाणु द्रव्यमान के बराबर मानते हैं, तो कार्बन परमाणु को AO
तथा ऑक्सीजन परमाणु को द्रव्यमान A.33 निर्दिष्ट करते हैं। प्रारंभ में परमाणु को द्रव्यमान को द्वारा सापेक्ष में लिखते हैं, लेकिन आजकल के नवीनतम अनुमोदन द्वारा इसको यूनिफाइड द्रव्यमान द्वारा प्रदर्शित करते हैं। लेकिन द्रव्यमानों की इकाई को यथासंभव पूर्णांक या लगभग पूर्णांक में व्यक्त करना अधिक सुविधाजनक होता है। आगे चलकर वैज्ञानिकों ने परमाणु द्रव्यमान की भिन्न भिन्न इकाइयों के बारे में विचार व्यक्त किए। वैज्ञानिक जब विभिन्न परमाणु द्रव्यमान की इकाइयों के बारे में शोधरत थे तो उन्होंने प्रारंभ प्रकृतिजन्य ऑक्सीजन या परमाणु के द्रव्यमान के 1/16 भाग को इकाई के रूप में लिया। दो कारणों से इसे सुसंगत समझा गया। ऑक्सीजन अनेक तत्वों के साथ अभिक्रिया करके यौगिक बनाता है। इस परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा अधिकांश तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक में प्राप्त होते। तथापि 1961 में परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात करने के लिए परमाणु द्रव्यमान की इकाई कार्बन 12 समस्थानिक आइसोटोप को मानक संदर्भ के रूप में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया था। कार्बन 12 समस्थानिक एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12 भाग के को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लेते हैं। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के सापेक्ष सभी तत्वों परमाणु द्रव्यमान प्राप्त किए गए। कल्पना कीजिए कि एक फल विक्रेता बिना मानक भार के फल बेच रहा है। वह एक तरबूज लेकर कहता है कि इसका द्रव्यमान 12 इकाई है। 12 तरबूजी इकाई अथवा 12 फल द्रव्यमान इकाई। वह तरबूज के बराबर टुकड़े करता है तथा पाता है कि उसके द्वारा बेचे जा रहे प्रत्येक फल का द्रव्यमान तरबूज के एक टुकड़े के द्रव्यमान के सापेक्ष है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। अब वह फलों के सापेक्ष द्रव्यमान की इकाई में बेचता है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, एक तरबूज है यहाँ पर और इसके क्या किए उसने 12 भाग किए। तरबूज और भी 12 टुकड़े और तरबूज भी का एक व 12 भाग व तरबूज के टुकड़ों का उपयोग करके वह फल विक्रेता फलों को कैसे तौल सकता है। किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणु के औसत द्रव्यमान 12 कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 भाग के अनुपात द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। कुछ तत्वों परमाणु और उनके द्रव्यमान। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है 1, कार्बन का होता है 12, नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन का होता है 16, सोडियम का होता है 23, मैग्नीशियम का होता है 24, सल्फर का होता है 32, क्लोरीन का होता है 35.5, कैल्शियम का होता है 40। परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं। अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते। परमाणु अणु एवं आयतन बनाते ही अणु अथवा आयन अत्यधिक संख्या में पुंजित होकर वह द्रव्य बनाते हैं जिसे हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं और छू सकते हैं। अब हमें यहाँ कुछ ये क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अब हम देखेंगे अणु क्या है। अणु के बारे में देखेंगे। साधारणतः अणु ऐसे 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं अथवा वे परस्पर आकर्षण बल के द्वारा कसकर जुड़े होते हैं। अणु को किसी तत्व अथवा यौगिक को सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता तथा जो उस यौगिक के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर सहयोग करके अणु निर्मित करते हैं। अणु के तत्वों के अणु। अब हम तत्वों के अणु के बारे में जानेंगे। किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणु द्वारा संरचित होते हैं, जैसे कि आर्गन, Ar, हीलियम, He इत्यादि। ऐसे अनेक तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते, लेकिन अधिकांश आधातुओं में ऐसा नहीं होता। उदाहरणतः ऑक्सीजन अणु 2 ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बना होता है, इसलिए इसे द्विपरमाणुक अणु यानी O2 कहते हैं। यदि सामान्यतः 2 के स्थान पर 3 ऑक्सीजन परमाणु परस्पर सहयोग करते हैं तो उसे हम ओजोन O3 प्राप्त होता है। किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। धातु अणुओं एवं कुछ अन्य तत्वों के अणुओं जैसे कार्बन के अणुओं की सरल संरचना नहीं होती, किंतु उनके अनेक अणुओं में असीमित परमाणु परस्पर बंधे होते हैं। आइए कुछ तत्वों के परमाणुकता का अवलोकन करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं सारणी 3.3 कुछ तत्वों के परमाणुकता। जैसे कि तत्वों के प्रकार, जैसे आधातुएं। नाम ऑर्गन, हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फास्फोरस और सल्फर। ये क्या है हमारी सारी आधातुएं। अब इनके हम देखते हैं यहाँ पर
ऑर्गन, ऑर्गन का क्या होता है, एक परमाणुक होता है। हीलियम का भी एक परमाणुक होता है। ऑक्सीजन द्विपरमाणुक होते हैं। हाइड्रोजन भी द्विपरमाणुक होते हैं और नाइट्रोजन भी द्विपरमाणुक होते हैं। क्लोरीन भी द्विपरमाणुक होते हैं। फास्फोरस परमाणुक होते हैं। सल्फर बहुपरमाणुक होते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं जैसे कि धातु, धातु क्या हमारी सोडियम एक परमाणुक होता है। आयरन एक परमाणुक होता है। एल्यूमिनियम एक परमाणुक होता है। कॉपर क्या होता है, ये भी एक परमाणुक होता है। यौगिकों के अणु, अब हम जानेंगे यौगिकों के अणु। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिकों के अणु निर्मित करते हैं, जैसे कि हमने यह सारणी में कुछ उदाहरण दिए गए हैं। 3.4 कुछ यौगिकों के अणु। यौगिक संयुक्त तत्व और द्रव्यमान अनुपात। जल क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसका अनुपात क्या होता है, 1:8। अमोनियम क्या किससे मिलकर बना होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से, इसका अनुपात होता है 14:3। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन, इसका अनुपात होता है 3:8। क्रियाकलाप 3.2 अणुओं में विद्यमान परमाणु के द्रव्यमान अनुपातों के लिए सारणी 3.4 एवं तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के लिए सारणी 3.2 देखिए। सारणी 3.4 में दिए गए यौगिकों के अणुओं में प्रयुक्त तत्वों की परमाणुओं की संख्या अनुपातों को ज्ञात कीजिए। जल अणु में प्रयुक्त परमाणुओं की संख्या को अनुपात निम्न प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, यह हमें तत्व द्रव्यमान अनुपात परमाणु द्रव्यमान, द्रव्यमान अनुपात बाय परमाणु द्रव्यमान, सरलतम अनुपात, जैसे कि हमारा ये क्या H 1:1 और इसको 1/1 तो क्या हो जाएगा, ये भी 1, और सरलतम अनुपात क्या होगा इसका 2। O यानी 8:16, 8/16 यानी 1/2, और ये क्या होगा, सरलतम अनुपात 1। इस प्रकार जल अणु में प्रयुक्त परमाणुओं की संख्याओं का अनुपात क्या होता है, H:O यानी 2.1, 2:1 होता है। आयन क्या होता है, अब हम आयन के बारे में जानेंगे। धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। इन आवेशित कणों को आयन कहते हैं। आयन एक आवेशित परमाणु अथवा परमाणुओं का एक समूह होता है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है या ऋण आवेश अथवा धन आवेश होता है। ऋण आवेशित आयन को ऋणायन तथा धन आवेशित आयन को धनायन कहते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड को लीजिए, इसे धनात्मक सोडियम आयन तथा ऋणात्मक क्लोराइड आयन संगठन कण के रूप में विद्यमान होते। परमाणु के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान हो उसे परमाणुक आयन कहते हैं। हम आयनों के निर्माण के बारे में अध्याय 4 में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं आयनिक यौगिक संगठक तत्व और द्रव्यमान अनुपात। कैल्शियस एवं ऑक्सीजन, और यहाँ पर क्या देखते हैं हम, कैल्शियस और ऑक्साइड, और यहाँ पर ऑक्सीजन, और यहाँ पर मैग्नीशियम सल्फाइड, मैग्नीशियम एवं सल्फर, सोडियम क्लोराइड, और यहाँ पर सोडियम एवं क्लोरीन। इनका अनुपात क्या होता है, 5:2, और इसका 3:4, और इसका होता है 23:35.5। रासायनिक सूत्र लिखना। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संगठक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। भिन्न भिन्न यौगिकों के रासायनिक सूत्र सरलता पूर्वक लिखे जा सकते हैं। इस अभ्यास के लिए हमें तत्वों के प्रतीकों एवं उनकी संयोजन क्षमताएं ज्ञात होनी चाहिए। किसी तत्व की संयोजन शक्ति अथवा क्षमता उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। किसी एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु के साथ किस प्रकार से संयुक्त होकर एक रासायनिक यौगिक का निर्माण करते हैं, इसको ज्ञात करने के लिए संयोजकता का उपयोग करते हैं। किसी तत्व के परमाणुओं की संयोजकता जो उसके हाथ अथवा भुजा के रूप में विचार किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कुछ सामान्य सरल एवं बहुपरमाणुक आयन। संयोजकता आयन का नाम, संकेत आधात्विक तत्व, संकेत बहुपरमाणुक आयन और संकेत, जैसे सोडियम पोटेशियम एवं सिल्वर कॉपर आई। इसका क्या होता है, यहाँ पर Na+, K+, Ag+ और Cu। हाइड्रोजन हाइड्राइड, क्लोराइड और ब्रोमाइड और आयोडाइड, H+, H-, Cl-, Br-, I-। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NH4+, OH- NO3, और यहाँ पर क्या SiO3। अब हम यहाँ पर देखते हैं मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, कॉपर, जैसे कि Mg2, Ca2, Zn2, Fe2+ और Co2+। यहाँ पर क्या होता है, ऑक्साइड, सल्फाइड, O2, C2, कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फेट, CO3, 2, SO3 और 2 और SO4 और इसकी पावर 2। एल्यूमिनियम आयरन क्या होता है, Al3,
Fe3+, नाइट्रेट N3-, यानी हम क्या कर सकते हैं इसका फॉस्फेट। यह क्या होता है फॉस्फेट मतलब PO4 और उसकी पावर 3। अब देखते हैं कुछ तत्व एक से अधिक संयोजकता दर्शाते हैं। संयोजकताओं को कोष्ठकों में रोमन संख्या द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मानव की 2 भुजाएं तथा ऑक्टोपस की 8 भुजाएं होती है। ऑक्टोपस की एक भुजा मानव की केवल एक भुजा पकड़ सकती है। यदि एक ऑक्टोपस को कुछ मानव को इस प्रकार से पकड़ना है कि उसकी 8 भुजाओं मानव की दोनों भुजाओं के साथ प्रयुक्त हो जाए, तो आपके विचार में ऑक्टोपस कुल कितने मानव को पकड़ सकता है? अब ऑक्टोपस O तथा मानव को A से निरूपित कीजिए। क्या आप इस संयोजक के लिए सूत्र लिख सकते हैं? क्या आप OH4 को सूत्र के रूप में प्राप्त कर सकेंगे? पादांक यानी ऑक्टोपस द्वारा पकड़े गए मानव की संख्या को प्रदर्शित करता है। सारणी 3.6 में कुछ सरल एवं बहुपरमाणुओं को आयनों की संयोजकताएं दी गई है। संयोजकता के बारे में हम 2 या 2 से अधिक जानकारी अगले अध्याय में प्राप्त करेंगे। रासायनिक सूत्र लिखते समय आपको निम्न नियमों का पालन करना चाहिए। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, आयन की संयोजकता अथवा आवेशित संतुलित होना चाहिए। जब एक यौगिक किसी धातु एवं अधातु से संयोग से निर्मित होता है तो धातु के नाम अथवा उसके प्रतीक को रासायनिक सूत्र में पहले लिखते हैं। उदाहरणार्थ कैल्शियम ऑक्साइड CaO, सोडियम क्लोराइड NaCl, आयरन सल्फाइड FeS, कॉपर ऑक्साइड CuO इत्यादि, जहां पर ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर आदि धातुएं हैं तथा उन्हें दाईं तरफ लिखते हैं, जबकि कैल्शियम, सोडियम, आयरन एवं कॉपर धातुएं हैं तथा उनके बाईं तरफ लिखते हैं। बहुपरमाणुक आयनों द्वारा निर्मित यौगिकों में आयनों की संख्या दर्शाने के लिए आयन को कोष्ठक में लिखकर आयनों की संख्या कोष्ठक के बाहर लिखते हैं। उदाहरण MgOH2 है। यदि बहुपरमाणुक आयन की संख्या 1 हो तो कोष्ठक की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण के लिए NaOH। सरल यौगिकों के सूत्र। 2 भिन्न भिन्न तत्वों से निर्मित सरलतम यौगिकों को द्विअंगी यौगिक कहते हैं। सारणी 3.6 में कुछ आयनों की संयोजकताएं दी गई है। आप इनका उपयोग यौगिकों के सूत्रों को लिखने के लिए कर सकते हैं। आणविक यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखते समय हम पहले संगठक तत्वों के प्रतीक लिखकर उनकी संयोजकताएं लिखते हैं, जैसा कि निम्न उदाहरण में दर्शाया गया है। इसके तत्पश्चात संयोजित परमाणु की संयोजकताओं में क्रॉस करके क्रॉस ओवर अणु सूत्र लिखते हैं, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र होता है तत्व प्रतीक H और यहाँ पर क्या होता है 1, संयोजकता Cl क्या होता है 1। अतः हाइड्रोजन क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है HCl। हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र तत्व क्या होता है H और इसमें क्या होता है 2 और यहाँ पर संयोजकता S, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र होता है H2S। अब हम यहाँ पर देखते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड का सूत्र तत्व प्रतीक यानी C1 और यहाँ पर Cl4। तो हम इसका सूत्र हो सकता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड का सूत्र होता है CCl4। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र ज्ञात करने के लिए पहले हम धन आयन का संकेत Mg2+ लिखते हैं। इसके पश्चात ऋण आयन क्लोराइड का Cl- लिखते हैं। तत्पश्चात इनके आवेशों को आड़ा तिरछा करके हम सूत्र प्राप्त करते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र क्या है तत्व Mg1- और ये क्या है क्लोराइड यानी Cl2+ यानी MgCl2। इस प्रकार हम देखते हैं कि मैग्नीशियम क्लोराइड में अणु के 2 क्लोराइड आयन Cl- प्रत्येक मैग्नीशियम आयन Mg2+ के लिए होता है। इस प्रकार के आयनिक यौगिकों में धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेशों को संतुलन होना चाहिए तथा संपूर्ण संरचना उदासीन होना चाहिए। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस प्रकार के सूत्रों में आयनों के आवेशों को नहीं दर्शाया जाता है। अब हम देखते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र तत्व प्रतीक यानी Al और O3+। यह तो इसका सूत्र क्या होगा Al2O3। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र प्रतीक क्या है इसका Ca और यहाँ पर O2+ यानी आवेश। यहाँ पर दोनों तत्वों से की संयोजकताएं समान है, अतः इसका सूत्र होता है Ca2 और O2 प्राप्त होगा, किंतु हम इस सूत्र को CaO के रूप में सरलीकृत करते हैं। अब हम देखते हैं बहुपरमाणुक आयनों वाले यौगिक। सोडियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है? सोडियम नाइट्रेट का सूत्र तत्व प्रतीक Na1- NO3 1+। तो हम इसका सूत्र कैसे लिखेंगे NaNO3। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र प्रतीक है इसका Ca और इसका आवेश OH2+। तो क्या हो जाएगा CaOH2, मतलब इसके प्रतीक से ये क्या मिलकर बनाता है CaOH2। ध्यान देने योग्य बात यह है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र CaOH2 है, ना कि CaOH2। जब सूत्र में एक ही आयन के 2 या 2 से अधिक आयन होते तो हम उनके लिए कोष्ठक का उपयोग करते हैं। यहाँ पर OH
को कोष्टक में रखकर पादांक 2 लगाते हैं तो यह निर्दिष्ट होता है कि एक कैल्शियम परमाणु के साथ 2 हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े होते हैं। दूसरे शब्दों में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन प्रत्येक 2-2 परमाणु होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं सोडियम कार्बोनेट का सूत्र Na, इसका कुछ प्रतीक है Na और आवेश क्या है 2- और CO3 और इसका आवेश क्या 1+, तो हम इसको क्या लिखेंगे Na2CO3। उपरोक्त उदाहरण में कोष्टक के उपयोग की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बहुपरमाणुक आयन कार्बोनेट का एक ही आयन विद्यमान है। अब हम यहाँ पर देखते हैं अमोनियम सल्फेट का सूत्र क्या NH4 और यहाँ पर SO4, मतलब इसका NH4 का क्या है 2- और SO4 का क्या है 1+, यानी क्या हो जाएगा सूत्र NH4 और यहाँ पर बाहर 2 हो जाएगा और SO4। इसके कुछ यहाँ पर हमें प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अब हम देखते हैं आणविक द्रव्यमान एवं मोल संकल्पना। आणविक द्रव्यमान अनुभाग 3.2 में हम परमाणु द्रव्यमान की अवधारणा की विवेचना कर चुके हैं। इस अवधारणा का विस्तार आणविक द्रव्यमानों का परिकलन करने के लिए किया जा सकता है। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संगठनों के परमाणु के द्रव्यमान के योग का होता है। इस प्रकार का अणु व सापेक्ष द्रव्यमान है जिसे परमाणु द्रव्यमान इकाई U द्वारा व्यक्त किया जाता है। उदाहरण 3.1 जल H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। नाइट्रिक अम्ल HNO3 के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। हल। अब हम यहाँ पर देखते हैं हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है 1U तथा ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16U। अतः जल जिसमें परमाणु हाइड्रोजन एवं परमाणु ऑक्सीजन होते हैं का आणविक द्रव्यमान होता है 2 × 1 + 1 × 16 यानी 8U होगा। नाइट्रिक अम्ल HNO3 के आणविक द्रव्यमान H का परमाणु द्रव्यमान प्लस N का परमाणु द्रव्यमान क्या है, इसका द्रव्यमान 3 × O का परमाणु द्रव्यमान। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है 1U, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16U और नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 14U। इसको हम कैसे लिख सकते हैं HNO3 का आणविक द्रव्यमान होता है 1U + 14U + 3 × 16U, ये क्या हो जाएगा 63U। अब सूत्र इकाई द्रव्यमान। किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणु के द्रव्यमानों का योग होता है। सूत्र द्रव्यमान का परिकलन उसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार से हमने आणविक द्रव्यमान का परिकलन किया है। अंतर केवल इतना है कि यहाँ पर हम उस पदार्थ के लिए सूत्र इकाई का उपयोग करते हैं जिसके संगठन आयन होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ले सकते हैं हम सोडियम क्लोराइड, इकाई सूत्र NaCl, इसके इकाई सूत्र द्रव्यमान का परिकलन निम्न प्रकार कर सकते हैं। ये क्या होता है 1 × 23U + 1 × 35.5U, तो ये मिलकर क्या बनाता है 58.5U। उदाहरण के लिए अब हम यहाँ पर लेते हैं 3.2 CaCl2 के सूत्र इकाई के द्रव्यमान के रूप में। जैसे कि हम यहाँ पर कर सकते हैं हल। कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान में CaCl2 है। कैल्शियम Ca का परमाणु द्रव्यमान 14U, क्लोरीन Cl का परमाणु द्रव्यमान 35.5U। अतः CaCl का सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या होता है 1 × 40U + 2 × 35.5U। इसको क्या कर सकते हैं हम 40U + 71U = क्या हो जाएगा 111U। अब हम देखते हैं यहाँ पर कार्बन परमाणुओं का 1 मोल और यहाँ पर क्या है 6.022 × 10⁻23 कार्बन के परमाणु और यहाँ पर क्या होता है 12G कार्बन। हाइड्रोजन परमाणु का 1 मोल, अब यहाँ पर क्या होता है 6.022 × 10⁻23 हाइड्रोजन के परमाणु और इसका क्या होता है 1 ग्राम हाइड्रोजन के परमाणु। अब देखते हैं किसी भी कण, परमाणु, अणु अथवा आयन का 1 मोल क्या होता है 6.022 × 10⁻23। उस कण की संख्या, उन कणों का सापेक्ष द्रव्यमान G। अणुओं का 1 मोल क्या होता है 6.022 × 10⁻23। अणुओं की संख्या यानी आणविक द्रव्यमान G। ये क्या होता है हमारा मोल अवगाद्रो की संख्या एवं द्रव्यमान के बीच का संबंध। अब हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अब हम यहाँ पर देखते हैं मोल की संकल्पना।
या हम हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की किसी अभिक्रिया का उदाहरण लेते हैं जिसमें जल निर्मित होता है। क्या होता है 2H2 + O2, तो क्या हो जाएगा 2H2O। उपरोक्त अभिक्रिया निर्दिष्ट करती है कि हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु के साथ अभिक्रिया करके जल के 2 अणु निर्मित करते हैं, अथवा हाइड्रोजन के अणु 4U ऑक्सीजन के अणु 32U के साथ सहयोग करके 36U जल के अणु निर्मित करते हैं। उपरोक्त समीकरण या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हम किसी पदार्थ की मात्रा, उसके द्रव्यमान अथवा उसके परमाणु की संख्या से अभिलक्षित कर सकते हैं, परंतु एक रासायनिक अभिक्रिया समीकरण से अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणु अथवा अणुओं की संख्या सीधे प्राप्त हो जाती है। इसके लिए पदार्थों की मात्राओं का ज्ञान करके उनके द्रव्यमान के आधार की सापेक्ष उनके अणुओं और तथा परमाणुओं की संख्या के आधार पर प्राप्त करना अधिक सुविधाजनक होता है। अतः एक नई मोल प्रस्तावित की गई किसी स्पीसीज, परमाणु, अणु, आयन तथा कण के मोल में परमाणुओं की वह संख्या जो ग्राम उसके परमाणु आणविक द्रव्यमान के बराबर होती है। किसी पदार्थ के एक मोल के कणों, परमाणु, अणु तथा आयन की संख्या निश्चित होती है जिसका मान 6.022 × 10⁻23 होता है। यह मान प्रायोगिक विधि से प्राप्त किया गया है। इसको अवोगाद्रो स्थिरांक अथवा अवोगाद्रो संख्या कहते हैं, जिसको N0 से निरूपित करते हैं। यह नाम इतालवी वैज्ञानिक एमडीओ अवोगाद्रो के सम्मान में रखा गया है। एक मोल किसी पदार्थ का 6.022 × 10⁻23 संख्या में, जैसे 1 दर्जन क्या होता है 12, एक ग्रोस क्या होता है 144। यद्यपि मोल एक संख्या से संबंधित है, परंतु दर्जन या ग्रूस की तुलना इसका एक लाभ है। वह यह है कि किसी भी विशिष्ट पदार्थ के एक मोल में द्रव्यमान निश्चित होता है। किसी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान उसके सापेक्ष परमाणु एवं अणु द्रव्यमान ग्राम में के बराबर होता है। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान उस तत्व के द्रव्यमान को परमाणु द्रव्यमान इकाई यू में प्रदान करता है। किसी तत्व के परमाणुओं का एक मोल द्रव्यमान, जिसको मोलर द्रव्यमान कहते हैं, हम उसी संख्यात्मक मान को लेना पड़ेगा, परंतु इकाई को यू जी में परिवर्तित करना होगा। परमाणुओं के मोलर द्रव्यमान को ग्राम परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं। उदाहरणतः हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान 1U होता है, अतः हाइड्रोजन का ग्राम परमाणु द्रव्यमान 1G होगा। 1U हाइड्रोजन में केवल 1 हाइड्रोजन परमाणु होता है तथा 1G हाइड्रोजन में 1 मोल परमाणु होते हैं, अर्थात 6.022 × 10⁻23 हाइड्रोजन के परमाणु होंगे। इसी प्रकार 16U ऑक्सीजन में 1 ऑक्सीजन परमाणु होता है, अर्थात 16 ग्राम ऑक्सीजन में उसके 1 मोल परमाणु होंगे, अर्थात 6.022 × 10⁻23 ऑक्सीजन के परमाणु होंगे। किसी अणु के ग्राम अणु द्रव्यमान अथवा मोलर द्रव्यमान को प्राप्त करने के लिए हम उसके संख्यात्मक मान, जो उसके अणु द्रव्यमान के बराबर होता है, को उपरोक्त की तरह रखते हैं, परंतु हमें इकाई यू जी में परिवर्तित करना होगा। उदाहरणार्थ जैसे कि हम पहले जल H2O के द्रव्यमान का परिकलन कर चुके हैं, जिसका मान 18U होता है। यहाँ से हमें यह प्राप्त होता है कि 18U जल में जल का केवल एक अणु होता है, 18G जल में जल के एक मोल अणु होते हैं, अर्थात उसमें 6.022 × 10⁻23 जल के अणु होते हैं। रसायनज्ञों के अभिक्रियाओं को संपन्न कराने के लिए परमाणु एवं अणुओं की संख्या ग्रामों में संख्याओं के साथ संबंधित करना पड़ता है। इनको निम्न प्रकार से कर सकते हैं। 1 मोल क्या होता है 6.022 की × 10⁻23 ग्राम सापेक्ष द्रव्यमान। अतः रसायनज्ञों की परिकल्पना की इकाई मोल हुई सन 1896 में। विल्हेल्म ओस्टवाल्ड ने मोल शब्द प्रस्तावित किया था, जो एक लैटिन शब्द मोलस से व्युत्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है ढेर। किसी पदार्थ को परमाणु अथवा अणुओं के ढेर के रूप में विचार किया जा सकता है। सन 1967 में मोल इकाई स्वीकार कर ली गई, जो परमाणु एवं अणुओं की बृहत संख्या को निरूपित करने का सरलतम उपाय है। अब हम यहाँ पर देखते हैं उदाहरण 3.3। निम्नलिखित में मोलों की संख्याओं का परिकलन कीजिए। 52G हीलियम द्रव्यमान से मोल प्राप्त कीजिए। 12.044 × 10⁻23 हीलियम परमाणु की संख्या, कणों की संख्या की मोल प्राप्त कीजिए। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, इसका हल मोलों की संख्या कितनी n किसे दिया गया द्रव्यमान m, मोलर द्रव्यमान कैपिटल M, दिए गए कणों की संख्या कैपिटल N और कणों अवरोधों की संख्या N0। He हीलियम का परमाणु, H का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है 4U, He द्रव्यमान का मोलर 4G, यानी मोलों की संख्या क्या होगी दिया गया द्रव्यमान और मोलर द्रव्यमान। तो हमारा क्या है यहाँ पर N M M/M, तो 42/4 यह क्या हो जाएगा हमारा
13। हम जानते हैं कि एक मोल क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23। मोलों की संख्या दिए गए कणों की संख्या अवगाद्रो की संख्या। तो क्या है हमारे दिए गए कणों की संख्या क्या है 12.044 इंटू 10⁻23 और क्या है अवगाद्रो की संख्या क्या है 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं 3.2 निम्नलिखित द्रव्यमान का परिकल्पन कीजिए। 0.5 मोल N2 गैस अणु के मोल से द्रव्यमान। जैसे कि हमको यहाँ पर दिया गया है 0.2 N मोल परमाणु के से द्रव्यमान, 3.011 इंटू 10⁻23 N परमाणु की संख्या से द्रव्यमान, 6.022 इंटू 10⁻23 N2 अणुओं की संख्याओं के द्रव्यमान। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं इनके हमें हल दिए गए हैं और यहाँ पर अब हमें सबसे पहला हमारा हल है द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान एवं उनके मोलों की संख्या। यहाँ पर हम इसको फॉर्मूला लगा सकते हैं, जैसे कि हमारा यहाँ पर है MN और यहाँ पर इनकी संख्याएं दे सकते हैं। तो हमारे ये सारे ये हल है यहाँ पर, तो आप इनको देख लेना। और हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और यहाँ पर अब हम देखते हैं हमने क्या सीखा। किसी भी अभिक्रिया में अभिकारकों को उत्पादों के द्रव्यमान का योग अपरिवर्तनीय होता है, यह द्रव्यमान के संरक्षण का नियम कहलाता है। एक शुद्ध रासायनिक यौगिकों में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में विद्यमान होते हैं, इसे निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं। तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है जो स्वतंत्र रूप से क्रिया नहीं रह सकता तथा उसके सभी रासायनिक गुण धर्मों को प्रदर्शित करता है। अणु किसी तत्व अथवा यौगिकों का वह सूक्ष्मतम कण होता है जो सामान्य दशाओं में स्वतंत्र रह सकता है या पदार्थ के सभी गुण धर्मों को प्रदर्शित करता है। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके सभी संगठनों तत्वों तथा सहयोग करने वाले सभी तत्वों परमाणु की संख्या को दर्शाता है। परमाणु को वह पुंज जो आयन की तरह व्यवहार करता है उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। उनके ऊपर एक निश्चित आवेश होता है। आणविक यौगिकों के रासायनिक सूत्र प्रत्येक तत्व की संयोजकता द्वारा निर्धारित होते हैं। आयनिक यौगिकों में प्रत्येक आयन के ऊपर आवेशों की संख्या द्वारा यौगिकों के रासायनिक सूत्र ज्ञात करते हैं। वैज्ञानिक भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों की तुलना करने के लिए सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान स्केल का उपयोग करते हैं। कार्बन 12 समस्थानिक आइसोटोप के परमाणुओं का सापेक्ष द्रव्यमान 12 निर्दिष्ट किया जाता है। अन्य सभी तत्वों के परमाणुओं का सापेक्ष द्रव्यमान कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के साथ तुलना करके प्राप्त करते हैं। 6.022 इंटू 10⁻23 अवगाद्रो स्थिरांक है जो कि 12G विद्यमान कार्बन 12 के परमाणु की संख्या है। मोल पदार्थ की वह मात्रा जिसमें कणों की संख्या परमाणु आयन अणु या सूत्र इकाई इत्यादि या कार्बन 12 के ठीक 12G यानी 12 ग्राम के विद्यमान परमाणु के बराबर होती है। पदार्थ के एक मोल और अणुओं का द्रव्यमान उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। अब हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। उम्मीद है जो हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा। अगर हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा है तो इसी तरह की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।